और वो मिनिस्ट्रीज़ के अंदर डंपिंग स्टेशन बनाती रही और उन डंपिंग स्टेशन में जितना कचरा होता था, कोई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पढ़ के आईटी को देख रहा होता था, कोई प्राइवेट सेक्टर में सी ग्रेड डी ग्रेड लेके टेक्निकल इश्यूज़ को हैंडल कर रहा होता था। तो हमने ये फैसला किया कि बजाय इसके कि हम वो रवायती ट्रेंड्स को फॉलो करें, वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पे वज़ीर आला ने ये कोशिश की कि हम उन नौजवानों को ई रोज़गार के साथ जोड़ के जो 5th जनरेशन का हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैलेंज है, हम उनके लिए उन्हें तैयार करें, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग कराएं, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। और जो बात इन्होंने की सबसे अहम नौजवानों के लिए, वो 29 सेंटर्स की कि जिसके अंदर ये जो देख रहे हैं हमें या आपके ज़रिए हमारा मैसेज उन तक पहुंच रहा है, उनके लिए ये है कि हमारे उन सेंटर्स में जो 31 सेंटर बनाए गए, उनमें 5 सेंटर ख़वातीन के लिए बनाए गए और उन सेंटर्स के अंदर 24,000 से ज़ायद नौजवानों को अब तक ट्रेन किया गया। और जो हौसला अफजा बात है कि उन नौजवानों ने बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी कह लें कि सियासी पुष्ट पनाही के, अपने उस आईटी की स्किल के ज़रिए 35 करोड़ का ज़र मुबादला कमाया। और वो कौन लोग हैं? वो हमारा सासा है और ये वो चंद लोग हैं। अगर हम इस सोच को पाकिस्तान भर में रेप्लिकेट करने में कामयाब हो जाएं, तो ये वो इनकलाब है यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक ताज़ा हवा का झोंका बन के ये नौजवान सामने आएंगे। और इंडिया जो इस वक्त दुनिया में आईटी की इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके कमा रहा है, हम उसको मात देंगे क्योंकि हमारी यूथ इंडियन यूथ से ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा वेरी वेल सेंसिटाइज्ड, और उसकी ओरिएंटेशन उन हिस्से में सबसे ज़्यादा बेहतर और मौसर है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो इन्होंने बहुत अहम आपको मालूमात दी, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो रेमिटेंसीज पाकिस्तान को देता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जुड़े जो उसके छोटे छोटे फैमिली इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से वो परेशान था। कई कई दिन पाकिस्तान में आके बैठ के भी अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक, विरासत के इंतकाल से लेके अपनी पुलिस रिपोर्ट तक हर जगह धक्के खाता था। अब उन एम्बेसीज में बैठ के इसी सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो के वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। आखिरी बात जो एक्साइज एंड टैक्सेशन से जुड़ी है, क्योंकि एक्साइज और टैक्सेशन आपका ये वो महकमा है जो कमाऊ पुत्र है, आपकी जेब से लेके हुकूमती ख़जानों में जमा कराता है और अल्टीमेटली वो आपकी तरक्की पर ख़र्च होता है। उसके अंदर जो आपकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से लेके उसके तमाम जो पहलू हैं उनको डिजिटलाइज किया गया। और मुझे ये बताते हुए यहाँ फ़ख्र महसूस हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा ख्वाब है, जिसके साथ 40 और इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, उसके अंदर जो नक्शा अप्रूव कराने का अमल था, एक आम शहरी का सबसे बड़ा दर्द था कि घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई कमर्शियल दुकान बनानी है, तो वो धक्के खाता था। उसको हमारे इस इदारे ने इतना सहल और आसान बना दिया और प्राइम मिनिस्टर इसकी हर हफ्ते फॉलो अप मीटिंग्स खुद लेते हैं। जो आपको नक्शा जो था वो ऑलमोस्ट हासिल करने के लिए 2 साल अप्रूव कराने के लिए लगते थे, आज वो ऑनलाइन
डिजिटल टेक्नोलॉजी से सिर्फ 30 दिन मैक्सिमम टाइम में वो आपका नक्शा आपको दस्तयाब है। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में आसानियाँ पैदा हुई हैं, इससे लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम हुई हैं और आवाम के दुखों का मदावा हुआ है। और ये अभी हमारा सफ़र अधूरा है। मिनिस्टर साहब की क़यादत में ये डिपार्टमेंट इंशाल्लाह तरक्की की नई राहें तलाश करके उसकी तरफ गामज़न है। और जो इससे ज़्यादा हौसला अफजा बात है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है ये सिंध, बलोचिस्तान और ऑल ओवर पाकिस्तान सबको ये सहूलतें फ्राहम कर रहा है और अपने बाकी छोटे जो सूबे और भाई हैं उनको भी इस जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। पहले आप सवाल आईटी रिलेटेड कर लें मिनिस्टर साहब से, फिर चूँकि पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है और वहाँ कुछ इस्तीफ़ों को झाड़ पोंछ के तरतीब दे के हमने तवक्को करनी है कि बेहतरीन मौका हम उनको फ्राहम कर रहे हैं जिन्होंने इस्तीफ़े जेब में डाले हुए थे। तो हम ये आज इजलास के बाद ये देखेंगे कि कौन कौन वहाँ अपनी ज़बान की पासदारी करते हुए स्पीकर के डाइस तक जाता है और जो कहता है वो करता है और आवाम को बताता है कि हमने जो कहा था ये हमने कर दिया। और इस्तीफ़े झाड़ पोंछ के हमने तरतीब दे के उनको अब स्पीकर के सामने पेश करना है। तो जैली राजकुमारी का मुझे यकीन है कि वो यकीनन अपनी टीम को आज ये बावर करवाएंगी कि हमने जो कहा था हमने कर दिया और हमने अब उनको भागने नहीं देना। राहिल साहब बताइएगा, कल से कुछ चल रहा है कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन को ख़त्म किया जा रहा है, इसके हवाले से बताइए। उसके साथ एक अल्फा टावर का रेप्लिका बनना था, अब उसकी जगह हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो क्या वजह है कि वो मनसूबा जो है ख़त्म कर दिया? देखिए, दो चीज़ें हैं जी। एक तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल मिसकोट किया गया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि असूलन बनना नहीं चाहिए था। अब अगर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन बन चुकी है तो हमने उसके रोल और HEC के रोल डिफाइन कर दिए। तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कोई बंद नहीं करने जा रहा PHEC को। PHEC का अपना रोल है और HEC का अपना रोल है और दोनों अपने अपने रोल्स अदा करेंगे। अल्फा टावर रेप्लिका और अल्फा टावर की जो बात आपने की, बेसिकली टेक्नोलॉजी पार्क जो एक बनने जा रहा है और बनेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर है। गुज़िश्ता 1-2 सालों में जो कोविड की सिचुएशन रही और पहले बजट में अवेलेबिलिटी नहीं थी पैसों की, तो हम एक नॉलेज पार्क जिस जगह बनना था हमें पूरा टेक्नोलॉजी जोन बनने जाएगा, इंशाल्लाह बनाएंगे हम। और वो एक टावर से काम नहीं चलेगा, वो पूरा उधर बनेगा। कोरोना वायरस के पेशेंट अगर जो क्लासेस दी गई थी ऑनलाइन, तो जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ऑनलाइन क्लासेस तो दी गई, वो शरारत का एहतजाज है और उनका ये कहना है कि हमारी क्लासेस जूम के जरिए ली गई हैं और पेपर रूम के जरिए लिए जा रहे हैं। असल में देखें, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने पढ़ा किस तरह। हो सकता है आप घर में पढ़ें, हो सकता है आप टेलीफोन पे पढ़ें, हो सकता है आप टीवी पे पढ़ें। जब आप में इल्म आ जाता है तो उसका इम्तिहान देने के लिए आपको हर वक्त तैयार होना चाहिए। अगर आपको समझ आई है किसी बात की तो क्या फ़र्क पड़ता है आपका टेस्ट किधर लिया जाए। फ़र्ज़ करें मैं पूरा सेमेस्टर क्लास में नहीं जाता और घर बैठ के पढ़ता हूँ, तो अगर मुझे आता है तो मैं जाके फाइनल डे पे एग्ज़ाम दे दूंगा ना। एक लॉजिकल बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो यही इसका जवाब है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सेशन शुरू होने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कराची की सड़कों पर है। उन्होंने आप पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया इस हुकूमत पर कि इसराइल को तस्लीम करने को हुक्म जा रही है और हम इसराइल को तस्लीम ना करने के खिलाफ एक मिलियन मार्च कर रहे हैं। क्या कहेंगे अब इस हवाले से? पहली बात तो आपने देख ली कि जो एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद के अंदर दिहाड़ीदार मज़दूरों का इज्तिमा हुआ, वो भी कैमरे की आंख ने देख लिया। अब जिसको वो मिलियन मार्च कह रहे हैं, वो अपने मिलियंस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए निकले हैं, क्योंकि वो जो मिलियंस नाजायज़ असासों की सूरत में नैब जो है वो बुला बुला के पूछ रही है कि अकाउंट्स में उनकी झलक दिखाई दे रही है, तो मौलाना साहब अब उस पर मट्टी डालने के लिए, पर्दा डालने के लिए निकले हैं। उसका आवाम के मिलियन मार्च से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
तो दूसरी बात ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू आ गया है इस सिसकती आहें भरती पीडीएम के प्लेटफार्म में कि जो इत्तेजाजी सियासत इस्तीफ़े देने से शुरू हुई, फिर वो घूमती घुमाती फॉरेन फंडिंग केस तक गई, फिर वहाँ से घूमती घुमाती अब वो मिलियन मार्च तक आई और फिर आगे इज़राइल मुर्दाबाद की रैली तक महदूद हुई। तो ये आप समझें कि दर्द क्या है। कल भी मैंने कहा था, दोबारा दोहरा देती हूँ कि ये दर्द जो है इज़राइल के साथ ताल्लुकात की बहाली या ना बहाली का नहीं है। ये दर्द जो है वो जिन्होंने इज़राइल को तस्लीम कर लिया हुआ है उनकी तरफ तो ये मुंह नहीं करेंगे, ना बोलेंगे, ना इंडिया और इज़राइल के गठजोड़ पे कोई कलामात अदा करेंगे और ना ये बताएंगे कि जिनके कंधों पे ये भारी भरकम बोझ इस वक्त सवार है उनके दौरे हुकूमत में बैकडोर डिप्लोमेसी से इज़राइल मौलाना साहब किसके इशारों पर गए थे और क्या हिफाजती तदाबीर अपनाने गए थे। इज़राइल मुर्दाबाद के नारे से सिर्फ आप अपनी डूबती हुई सियासी कश्ती को सहारा नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ जो पूरी कौम का मौक़िफ़ है वो बरमला अंदाज में अवाम के सामने और बैनुल अक़वामी सतह पे यहाँ है कि जब तक मज़लूम फ़लस्तीन को उनका जायज़ हक़ नहीं मिल जाता, पाकिस्तान की इज़राइल के हवाले से पॉलिसी सब पे यहाँ है। ये सिर्फ दीवाने की कोशिशें और भड़के हैं जिन्हें अब कहीं कोई पजीराई नहीं मिल रही। तो ये कल भी हम कह चुके हैं कि पास कर या बर्दाश्त कर। अब पीडीएम उस नहज पे पहुंच गई है कि ना पास कर पा रही है ना बर्दाश्त कर पा रही है, लेकिन ये दोनों काम उसको करने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आम समात का ऐलान करके अपील करके उन तमाम सियासी पंडितों के गुब्बारों से हवा निकाल दी है जो फीफड़े फला के मुसलसल इस बयानिए में हवा भर रहे थे कि ये कोई हुकूमत के लिए दर्द सर है या खुदा न खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस के हवाले से कोई इबहाम का शिकार है। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को अपील कर दी है कि आप इसकी ओपन पब्लिक हेयरिंग करें और बुलाएं सबको। हम अपनी रसीदें, अपने डोनर्स की फहरिस्तें, अपनी मनी ट्रेल और अपना सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जमा किया गया फ़ंड जो है चंदे की शक्ल में वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर चुके हैं। अब ये जिन जिन की बारी है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, अब देखना ये है कि जो आओ बका पीटीआई के हवाले से कर रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन ने उनको भी बुलाया हुआ है, उनसे भी वो रसीदें तलब की हैं और मौलाना साहब को भी मदारस और मसाजिद के चंदों की रसीदें देनी है कि वो जो मासूम बच्चों को ढाल बना के चंदा इकट्ठा करके
अपने ज़ात के लिए और खुद डकार मारने के लिए वो पैसा इस्तेमाल होता रहा। हमें खुशी है कि इलेक्शन कमीशन अपना आईनी किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का दामन साफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शफाफ और बेदाग जो चेहरा है वो अवाम की अदालत में और इलेक्शन कमीशन की अदालत में इंशाल्लाह सुरखरू होगा। फरमाइएगा कि पीएमएलएन की जानिब से इसको जो है वेलकम किया गया है, ये जो लाइव कवरेज का तजवीज़ वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई है, ताहम उनका ये कहना है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर पीटीआई ही इतनी शफाफ थी तो 6 साल इस केस को रोके क्यों रखा? अब उनकी हुकूमत है तो अब ये लाइव कवरेज की जो है वो तजवीज़ सामने आ रही है। पहली बात तो ये है कि 5 साल से ये हुकूमत में थे जब ये केस शुरू हुआ, और ये इससे पहले भी इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, और ये तहफ़्फ़ुज़ात मौजूदा इलेक्शन कमीशन के हवाले से उंगलियां उठाने की बजाय बेहतर है कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब से भी ज़रा मशवरा कर लें, उनसे पूछ लें। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस हाशरे कावान और सूबाई वज़ीर यासिर हुमायूं लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका